हमारा जो टॉपिक जहाँ पे रुका हुआ था बेटा वहां से कंटिन्यू करते। क्या टॉपिक था बेटा हम लोग का, बोलो तो? सर हॉफमैन बीटा अमाइन सेपरेशन থেকে হবে। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो टॉपिक है आपका सेपरेशन ऑफ अमाइंस। अब इसके अंदर हमारे पास दो मेथड है, एक हॉफमैन मेथड। अच्छा बताओ तो इस चैप्टर में हॉफमैन का नाम कितने बार आया? ये लेकर 4 बार। 4 बार है ना, 4 बार आया बेटा। क्या क्या नाम था एक बार याद करो तो? सर हॉफमैन मास्टरडोइज, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, তারপর এর আগে দিয়া हॉफमैन एमोनोलाइसिस, হফম্যান অ্যানোলাইসিস আর अमाइन এইটা सेपरेशन। তারপর হফম্যান বিটা এলিমিনেশন একটা আছে না, ওটাই হচ্ছে অ্যামোনোলাইসিস, ওটাকে এক্সটেন্ড করে দেয় হফম্যান বিটা এলিমিনেশন। अब सुनो यहाँ पर क्या है, देखो इस कंपाउंड का नाम होगा बेटा इथाइल ऑक्सलेट। ये ऑक्सैलिक एसिड का एस्टर है, देख है ना। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है इथाइल ऑक्सलेट। आप इसको एक और नाम से पुकार सकते हैं, उसका नाम होगा हॉफमैन रिएजेंट। ठीक है, अब देखो खेला क्या है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहां देखो हॉफमैन रिएजेंट को अगर आप लेते हो विच इज इथाइल ऑक्सलेट और इसके साथ प्राइमरी अमाइन को ट्रीट करते, देखना फॉलो करना, प्राइमरी अमाइन को ट्रीट करते। तो ट्रीट करने पे क्या होता है बेटा कि ये वाला पार्ट इस तरीके से रिएक्शन इधर से और ये पार्ट इधर से, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा देखो CO NHR CO NHR और बाई प्रोडक्ट होगा 2C2H5OH। देख तो रिएक्शन समझ में आया? हाँ सर। जी सर। अब दूसरा पार्ट देखो फिर से, ये कौन सा अमाइन था बेटा? ये प्राइमरी अमाइन था, है ना, ये प्राइमरी अमाइन। अब देखो COO C2H5 COO C2H5 प्लस HNR2, और ये देख बेटा यहां से ये पार्ट निकल गया, और प्रोडक्ट बनेगा CO NR2 COO C2H5 प्लस C2H5। देखते ये रिएक्शन समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। पर आपको नहीं लगता कि इस रिएक्शन पे एक सवाल खड़ा हो जाएगा? हाँ सर, जो नीचे वाला नहीं है होगा सवाल खड़ा कि सर जब हाँ, ऊपर में सेकंड प्राइमरी अमाइन में हमने दो बार रिएक्शन दो बार लिया, तो यहाँ पर एक क्यों हुआ? यहाँ पे भी तो दो का पॉसिबिलिटी है ना। हाँ। इसका लॉजिक आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो बेटा, इसको अगर आप ऐसे देखो कि चलो इसको हम ऐसे करके दो बार ले लेते हैं, ये तो हुआ, और एक बार अगर लेंगे तो वो तो क्या खेला शुरू हो गया यहाँ पर? स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, फॉर दिस रीजन हम लोग एक का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में? हाँ हाँ सर। अब तीसरा पार्ट देख लो क्या है। तीसरा पार्ट देखो COO COO C2H5 प्लस R3N, बोल क्या होगा? नो रिएक्शन। आया बात समझ में? हाँ सर। जी सर। अब ये तो हो गया रिएक्शन, बट ये याद रखना बेटा कि हम लोग क्या पढ़ने बैठे, हम लोग पढ़ने बैठे सेपरेशन, अलग अलग करना है ना। अब कहानी कुछ ऐसा बेटा सुन कि प्राइमरी अमाइन के रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा कुछ पाया गया है, सेकेंडरी अमाइन ऐसा कुछ पाया गया है। ठीक है, यहां तक समझा बात? हाँ सर। अब अगले पेज में देखो, पूरा सिस्टम को समझा रहे, अगले पेज में फॉलो करो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है? आपके पास एक मिक्सचर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का मिक्सचर है। आपको क्या बोला कि इसको सेपरेट करो, तो आप क्या कि इस पूरे मिक्सचर को डाल दिए किसमें? इथाइल ऑक्सलेट में, COO C2H5 होल। डालते ही आपको तीन चीज मिलेगा, एक सॉलिड मिलेगा, एक लिक्विड मिलेगा, एक 3 डिग्री अमाइन मिलेगा। देखो समझ में आ रहा है? हाँ सर। है ना। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा
हाँ एक लिक्विड मिलेगा और एक, 3 डिग्री एमाइन उसके बाद क्या करोगे? अनरिएक्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? सॉलिड और लिक्विड को तो हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट का हो गया। अब अगर इस सॉलिड में आप KOH डालोगे, सॉलिड कौन था एक बार फिर से दिखा दे रहे, CONHR CONHR, यही है ना सॉलिड, देख मिला ले। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। तो इसको अगर हाइड्रोलाइज करोगे, अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस, तो KOH हम डाल करके अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, KOH KOH, तो बोल क्या मिल गया हमको, ये क्या बन गया? सर RNA। प्राइमरी एमाइन। तो यहाँ से आपको प्राइमरी एमाइन फिर से मिल गया। हाँ उसी तरीके से लिक्विड को भी जब KOH डालोगे ना बेटा, तो वो क्या दे देगा आपको? सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन। हो गया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तीनों सेपरेट हो गया। शुरू किए थे हाँ, मिक्सचर से, तीनों अलग हो गया। आया बात समझ में कैसे हुआ सेपरेशन? हाँ सर। हाँ सर। কাল সকালে সব ফাইনাল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? একদম সময় নিয়ে অলরেডি চাপে আছি আমরা, কালকে আমি সন্ধ্যাবেলা বনিকে পাঠিয়ে দেব, কাল সকাল থেকে কি ঠিক আছে? अब आ जाओ बेटा दूसरा मेथड पे बात करते हैं। ये कौन सा मेथड पे हम लोग बात किए? इस मेथड का नाम क्या था? हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड। अब आ जाओ अगला मेथड पे बात करते हैं। इसका नाम है हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड। अब हिंसबर्ग मेथड क्या बोलता है वो ध्यान से। हिंसबर्ग मेथड ये बोलता है कि सबसे पहले यहां पर C6H5SO2Cl इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा बताओ तो इसका नाम क्या है? सेम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना? हाँ। और अगर यहाँ पे ऐसा डाल दिया जाए तब इसका नाम हो जाएगा पैरा सॉल्विल सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ सर। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो इस रिएक्शन में, एंड दीज आर नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, और ये भी जान लो कि इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका देख सकता है, PCH3C6H4SO2Cl। देख तो समझ में आया? लिखने का तरीका ध्यान दे बेटा। हाँ सर। आगे समझ में लिखना, लैंग्वेज समझ में आ गया बेटा? अब आ जाओ हाँ, नेक्स्ट पेज सर। में, देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट पेज में रिएक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये देखो होता क्या है कि C6H5SO2Cl, चलो सल्फोनिल क्लोराइड लेकर के बात करें, और इसके साथ हम क्या दे दिया बेटा? प्राइमरी अमाइन। तो देखते एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये पार्ट निकल जाएगा और बनेगा C6H5SO2NHR। उसी लॉजिक से आप सेकेंडरी अमाइन ले ले, C6H5SO2Cl प्लस HNR2। क्या होगा बेटा? यहां से Cl निकल जाएगा तो क्या मिलेगा? बोल C6H5SO2NR2 है ना? इस कंपाउंड का नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। कंपाउंड का अपना एक नाम है, वैसे ये सल्फोनिक एसिड का अमाइड है, पर अभी AB से नाम चलता है, काम चला लेंगे बेटा। और यहाँ पे बोलो क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। नहीं, नो रिएक्शन। अब आगे ध्यान से सुनो। अगर आपसे एक सवाल पूछे, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। अगर आपसे एक सवाल पूछे इन बिटवीन कंपाउंड A and B which contains acidic hydrogen? ए। होता क्या है कि ये जो कंपाउंड A में यह हाइड्रोजन एसिड है ना, that's why this compound is found to be soluble in base। soluble in base, जबकि ये कंपाउंड insoluble in base होता है but found to be soluble in ether।
तो एक क्वेश्चन बनता है यहां से, सुनना, क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस प्रिंसिपल पे होफमैन का सेपरेशन बेस्ड है। तो आप बोलेगा सर ये फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस्ड है, सॉलिड लिक्विड को अलग कर दो, हो गया सेपरेशन, है ना। लेकिन अगर पूछेगा किस प्रिंसिपल पे हिंसबर्ग का मेथड बेस्ड है, तब आपका जवाब होगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी Solubility. आया बात समझ, लैंग्वेज समझ में आ रहा है। और इस कंपाउंड को जब KOH से पास करवाया जाता है बेटा, तो बनता है C6H5 SO2 NRK। देखते समझ में, NRK कैसे बना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. H2 निकलता है। हाँ। और इसमें अगर आप दोगे KOH तो बोल क्या होगा? नो रिएक्शन। No reaction. नो रिएक्शन। अब आ जाओ अगले पेज में। तो अब आपके पास क्या है, अब समझो। आपके पास प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है। इसको आप क्या किए, हिंसबर्ग रिएजेंट से पास करवाए, तो आपको तीन चीज मिला। एक्चुअली तीन चीज नहीं, आप इसको दो चीज पकड़ोगे, यहाँ पर दो चीज। कहाँ चला गया यार? एक आपको 3 डिग्री अमाइन मिला और दूसरा A और B का मिक्सचर। अब A और B का मिक्सचर को क्या करते हैं हम लोग, KOH प्लस ईथर का मिक्सचर में डाल देते हैं। अगला सवाल, क्या KOH और ईथर एक दूसरे में सॉल्युबल है? नो सर। नहीं है ना। यानी दोनों अपना अलग अलग लेयर बनाएगा। उसमें क्या होगा कि जब इसमें आप डालोगे तो जो KOH का लेयर होगा उसमें कौन पास कर जाएगा? A। A. और जो इथेरियल लेयर होगा, ईथर का लेयर हो जाएगा, उसको कौन पास कर जाएगा? B। B। इसके बाद A को जब आप हाइड्रोलाइज कर देते हो तब आपको ये प्राइमरी अमाइन रीजनरेट करेगा। वैसे इसमें बहुत सारा और भी स्टेप्स होता है, आपको मोटा मोटी एक फ्लो चार्ट बताया जा रहा है बेटा। और इसको जब आप हाइड्रोलाइज कर दोगे तब आपको सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा। Secondary. इन दिस वे व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेपरेटेड प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. सर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि सर अगर हम मतलब KOH दे के पहले इसको सेपरेट कर दे, फिर अलग कंटेनर में ईथर दे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो मिक्सचर हो जाएगा ना, तो हम सेपरेट कैसे करेंगे? आपको बताया बेटा, ये फ्लो चार्ट, उसमें बहुत सारा फिल्टर करना पड़ता है, पास कर करके एक चीज को सेपरेट करना पड़ता है। बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा रिएक्शन में, उसको सेपरेट करना पड़ता है। तो आपको एक मोटा मोटी फ्लो चार्ट दे दूंगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा लोग? ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग अमाइंस पार्ट कंप्लीट कर लिए, लेकिन कौन सा अमाइन कंप्लीट किया हम लोग कंप्लीट किया एलिफेटिक। अब शुरू करने जाएंगे हम लोग एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइन में हम लोग को किसका पढ़ना है बेटा? एरोमेटिक अमाइन में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन के बारे में। एनिलीन को आप एक और नाम से भी पुकार सकते हो, बेंजीन, Benzene. ठीक है। अब चलो इसका प्रिपरेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बोलो, क्लोरोबेंजीन। ये सब आपका रिएक्शन पड़ा हुआ, देखना मोर देन 50% रिएक्शन ऑलरेडी डन हो जाएगा। याद करो, हेलोबेंजीन जब आपको एराइल हैलाइड पढ़ाए थे तब आपको हम पढ़ाए थे कि क्लोरोबेंजीन में अगर NaNH2 देंगे लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में लगभग -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब आपका प्रोडक्ट एनिलीन बनेगा और बाई प्रोडक्ट NaCl था। आप में से किसी को याद है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या पढ़ाए थे आपको? सर कार्बिन। बेंजाइन। हाँ, जाकर के देखना, एराइल हैलाइड में भी पढ़ा है बेटा। हाँ सर। और जब आपको बेंजाइन का GOC पढ़ा रहे थे तब भी पढ़ाए थे ये। यस सर। ठीक है, ये एक नंबर हो गया बेटा। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरा नंबर, फ्रॉम नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ले लो और इसका रिडक्शन करा दो। और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर जनरली टिन के साथ HCl इस्तेमाल करते हैं बेटा।
या आयरन के साथ HCl का इस्तेमाल होता है। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन पानी बनाने में इस्तेमाल करेगा कि 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और उस 2 ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन जाकर के एनिलीन बनाएगा। ठीक है ये? हाँ सर। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है हमारा फ्रॉम फेनॉल। सर आपने जो 6H लिखे हैं वो क्या नेसेंट हाइड्रोजन होता है सर? हाँ, नेसेंट हाइड्रोजन। कहाँ से आया नेसेंट हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर? नहीं, वो मॉलिक्यूलर में 3H2 रिएक्ट करता है या फिर नेसेंट फॉर्म में रिएक्ट करता है? हाँ, नेसेंट फॉर्म में। वही तो बोल रहे बेटा, हम लोग लिए क्या वो तो बता। 3 + HCl सर। ये सर। एसएन जो टिन है, अगर वो मेटल हाँ। जो है, आप एक नॉर्मल कंसेप्ट याद करो जो आप लोगों को पढ़ाया गया था बेटा, कि मेटल में अगर मिनरल एसिड डाला जाएगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। हाँ 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 लेकिन वहां जो हाइड्रोजन गैस बनता है पहले वो नेसेंट फॉर्म में रहता है। अगर आप हाँ हाँ। उसको यूज नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो वो नेसेंट आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है? हाँ। यहाँ तक समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। यस सर, यस सर। फ्रॉम फेनॉल। देख तो रिएक्शन समझ में आया? हाँ सर। बोलो। इस रिएक्शन का एक नाम है, कौन बताएगा? जा बाबा, अबे तुम लोग को फिनॉल पढ़ा दिया ना, तो फिनॉल तो ऑलरेडी डन वाला रिएक्शन। अगर देखोगे अभी 3 जो रिएक्शन पढ़ा है बेटा, 3 में से नंबर 1 भी पढ़ा चुके आपको, नंबर 2 आपके लिए नया है, नंबर 3 पढ़ा चुके आपको। बोलो। भूल गया इसका। चलो यहाँ देखो, याद आया? क्या नाम था इसका? बुचरल बुचेरर रिएक्शन। ठीक है? हाँ। कितना हो गया बेटा? 3। 3। हाँ सर। अब सुन ले, 4 5 6 7 8 9 10 11। वे गाना नहीं सुना रहे तू तो हमेशा गाने का मूड में रहता है बे। हाँ? गाना नहीं है, आगे का सुन ले कहानी का। ऑलरेडी डन। अच्छा, ऑलरेडी डन। नाम क्या? जानना नाम चाहेगा कैसे? आपको हम बता देते हैं। होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कर्टियस रिएक्शन। इन शॉर्ट, आपको जो एलिफेटिक अमाइन में पढ़ाया वही हाँ, सर। एरोमेटिक अमाइन में भी इस्तेमाल होगा। 4টে ছিল। যদি এই 4টে না আরো আনাছে, ধর যদি আমি এইভাবে কোশ্চেনটা দিয়ে দিলাম, দেখ ফলো করবি। হ্যাঁ, सपोज आपको हम दिए C6H5NC, तो ये बनाएगा C6H5NHCH। হ্যাঁ স্যার। तो बेटा जो आप एलिफेटिक में पढ़े हैं वही पार्ट आप यहाँ इस्तेमाल करना। मोर और लेस सब कुछ सेम है। जैसे कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एग्जांपल के तौर पे फिनाइल आइसोसायानेट, तो बोलेगा सर हम लोग पढ़ा था, KOH डाल दो इसमें, याद है? यहाँ से आपको K2CO3 मिल जाएगा और यहाँ से C6H5NH2 मिल जाएगा। तो जो बेटा आपको वहां पर पढ़ाया गया वही सब कुछ सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो प्रिपरेशन में हम तुमको और कुछ नहीं कराने जा रहे। अगर आप ढंग से बेटा एलिफेटिक वाला पार्ट पढ़ के रखोगे तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इंटरेस्टिंग मैटर आने वाला, ध्यान से देखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो हम लोग बात करते हैं, उसमें जो सबसे पहला बात करेंगे, फर्स्ट
वो है इसका बेसिक नेचर। जो कि ऐसे साबित होता है कि अगर आप C6H5 NH2 को अगर H प्लस में डाल दोगे तो ये आपको देगा C6H5 NH3 प्लस। नाम क्या है इसका? नीलियम आयन। अगर सोचो तो यहाँ HCl देते तो प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? एनिलीनियम क्लोराइड। हाँ सर। आ रहा बात समझ में? जैसे कि अगर आपको हम ये देते C6H5 NH2 प्लस BF3, तब आप बोलेगा सर C6H5 NH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3, जहां पर ये लेविस बेस का तौर पे बिहेव करेगा और ये लेविस एसिड होगा बेटा, और ये लेविस अडैक्ट बनेगा। याद है ना, लेविस सॉल्ट को लेविस अडैक्ट कहते हैं। हाँ सर। तो याद रखना कि टोल्यूइन का नेचर कैसा है बेटा? बोलना बे। बेसिक, टॉलविन सॉरी टॉलरेंट एनिलीन 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 का नेचर कैसा है बेटा? बेसिक। हाँ सर। लेकिन मजेदार बात यह है बेटा कि ये बेसिक नेचर इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करेगा। क्या करेगा चलो उसको भी देखेंगे। आओ बात करते हैं। ये 1 नंबर रिएक्शन है। 2 नंबर अल्काइलेशन। ध्यान से देखना कि अगर C6H5 NH2 में एल्काइल हैलाइड दोगे तो HX निकलेगा और ये बनेगा C6H5 NHR, यानी ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से बन जाएगा सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन। और इसमें बेटा फिर से RX अगर हम लोग देंगे तो फिर से HX निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोल? C6H5 NR2 होगा। और अगर इसमें हम लोग फिर से RX देंगे तो बोल क्या यहाँ रिएक्शन होगा? बोलो बोलो, टेल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बे। हाँ होगा। क्या होगा? बोल क्या होगा? पढ़ाया ना बेटा आपको? तो आप बोलेंगे सर H5N+R C6H5 NR3 प्लस प्लस X माइनस। हाँ सर। हाँ सर। ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया बेटा उसका। ठीक है, ये 2 नंबर ये पढ़ा हुआ, जो लॉजिक आपको एलिफेटिक में पढ़ाए थे वही है। अब आ जाओ असाइलेशन। तो असाइलेशन भी हम लोग, असाइलेशन तो कितनी बार पढ़ चुके हैं बेटा। अल्कोहल में असाइलेशन पढ़ा, फिनॉल में असाइलेशन पढ़ा। और असाइलेशन भी 2 तरह का असाइलेशन, एक फिडरक्रॉफ वाला असाइलेशन और एक एक्टिव हाइड्रोजन वाला असाइलेशन। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन वाला असाइलेशन पढ़ते C6H5 NH2 को अगर एसिटाइल क्लोराइड देते और एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा बात। ये देखो, ये हमारा एनिलीन है और ये हमारा एसिटाइल क्लोराइड है। देखते प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा। हाँ सर। जवाब देते रहना। होगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। और इस कंपाउंड का नाम होगा एसेटानिलीड। रट जा, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होगा? एसिटानिलीड। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। नाउ एसिटानिलीड के लिए एक पॉइंट है एनबी में, तो वो एनबी हम नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से सुनना क्या है। This reaction is used to protect aniline NH2 group of aniline in acidic medium। ये लाइन याद रख। आगे थोड़ा देर, अब आज ही थोड़ी देर के बाद इसका यूज दिखाएंगे। बस इतना याद रखना कि असाइलेशन रिएक्शन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बेटा हम लोग?
प्रोटेक्ट करने के लिए एनिलीन को एसिडिक। Two group of aniline. हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो, नंबर कितना था बेटा ये 3। अब चीटिंग कर लो 4 नंबर। बेंजोइलेशन, अगर आप एनिलीन का ट्रीटमेंट बेंजोइल क्लोराइड से कर दो, C6H5COCl, बोल यहाँ पर किससे किस साथ ट्रीट किए थे बेटा? तो यहाँ एसिटाइल क्लोराइड से किए हाँ, थे। तो लॉजिक यूज कर ले कि जब एसिटाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया तो रिएक्शन का नाम असाइलेशन, जब बेंजोइल का इस्तेमाल किया तो रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन। Benzoylation. लॉजिक वही कर ले। प्रोडक्ट बनाने का तरीका देख तो वही होगा जो पिछले बार था। बोल ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा NaCO6H5. होगा। हाँ सर। और पिछला वाला का कॉमन नाम था एसिटानिलीन। अब इसका नाम सुन, बेंजानिलीन। Benzenylate. इसीलिए तो बोलते बेटा ऑर्गेनिक में लॉजिक इस्तेमाल कर बहुत कुछ ऐसे ही याद रहेगा। इसका नाम है बेंजानिलीन एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज Schotten Bowman reaction। ठीक है बेटा लोग, क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। नाउ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन, सोच समझ के जवाब देना बेटा, ठीक है? ये बताओ बेंजीन रिंग पे जो NH2 बैठा हुआ है उस NH2 ग्रुप को आप किस कैटेगरी में डालोगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? बोलो बेटा जल्दी बोलो। सर क्वेश्चन एक और बार बोलेंगे सर, सुन नहीं पाए। क्वेश्चन ये है कि तू गाधा ना घोड़ा? माँ गाधा बोले सर। है जावाज, तो माँ का प्यार का लैंग्वेज है बेटा, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता बेटा। अगर तुमको प्यार से गाधा बोला तो घोड़ा से भी बड़ा उपाधि है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेंजीन रिंग में जो NH2 ग्रुप होता है, ESR पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एनिलीन क्या है बेटा? एरोमेटिक है, तो वो तो एक पक्का के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। हाँ। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हमको इलेक्ट्रोफिल देगा तो सवाल ये होगा ना कि इलेक्ट्रोफिल कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा ना पैरा पे जाएगा? तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि NH2 क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? सर ऑर्थो पैरा Ortho para. माने रिंग एक्टिवेटर है। पक्का? हाँ सर ऑर्थो पैरा ही होबे। ऑर्थो पैरा ही होबे। ओके वेरी गुड। और कैसे याद रखने का ट्रिक बताए थे बेटा? वो लोन पेयर ना होले नेगेटिव माइनस। अगर लोन पेयर हुआ या नेगेटिव हुआ तो ऑर्थो पेयर, ये ट्रिक याद रखने का था ना बेटा। और मेटा कैसे याद रखने का ट्रिक था? सर पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज। पाई बॉन्ड बा प्लस चार्ज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से आंसर क्या ऑर्थो पैरा होना चाहिए? हाँ। हाँ। आओ कितना नंबर रिएक्शन बेटा ये? 5 होगा। 4 5 पे आ जाओ। 5 नंबर क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ESR। अब अगला सवाल, ESR में नाम से कितना रिएक्शन आपको याद रखने बोले बेटा? सर 5। पांचों का नाम बोल। हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, Alkylation, एसाइलेशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, खूब भालो, दारुण, फटाफटी। अब सुन, याद एक बहुत मजेदार चीज आने वाला है। तो चलो हैलोजिनेशन से शुरू करते हैं। और याद रखना, अगर आपको याद होगा तो एनिलीन हैलोजिनेशन में बिल्कुल वही रिएक्शन दिखाएगा जो हैलोजिनेशन आपको हम फिनॉल में पढ़ाए थे। देख, एनिलीन को
अगर आप हैलोजन देते हो और ये हैलोजन आइदर क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, और दो कंडीशन, एक वाटर के प्रेजेंस में मतलब पोलर सॉल्वेंट, और एक कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ जो पाया गया नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेटा, वो आपके पास है NH2 के साथ एक ऑर्थो पे हैलोजन आएगा, और उसी NH2 के साथ एक कहाँ आएगा बोल, और सर पैरा पे आएगा, पैरा पे आएगा। और पोलर सॉल्वेंट में NH2 के साथ तीनों जगह पे। आप जाकर देखना बेटा, फिनॉल जो पढ़ा है, फिनॉल में भी बिल्कुल यही रिएक्शन, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना कि आपको हम बताए थे ये कंपाउंड का नाम क्या होगा बोल, 2,4,6 ट्राई हेलो एनिलीन, हेलो एनिलीन। और साथ में ये याद रखना ये व्हाइट, तो अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा तो इसका क्या फायदा उठा सकते हैं बेटा बोल, टेस्ट का एनिलीन का। हाँ, वैसे एनिलीन का एक और टेस्ट भी आपको पढ़ा चुके हैं, कोई बताना चाहेगा? सर मास्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कार्बिलामाइन रिएक्शन, कार्बिलामाइन कार्बिलामाइन रिएक्शन में से। अब आगे याद करो, आप लोग जाके फिनॉल अगर सामने कॉपी तो खोलकर देखना, फिनॉल पे भी आपको हम पढ़ाए थे कि पोलर सॉल्वेंट में फिनॉल का अगर हैलोजिनेशन करेंगे तो वहां बनेगा 2,4,6 ट्राई हेलोफिनॉल, और वो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। इसका मतलब अगर फिनॉल और एनिलीन में अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो ये टेस्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सेम शो करता है। हाँ, तो अब हम कार्बिलामाइन करेंगे, कार्बिलामाइन रिएक्शन। या फिर आप याद करो, आपको फिनॉल का भी कई सारा टेस्ट में पढ़ाए थे कि अगर FeCl3 देंगे तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। हाँ यस सर, है ना, तो कई सारा टेस्ट है। एनीवे, तो ये याद रखना कि हैलोजिनेशन भी मिलता जुलता होता है, बिल्कुल फिनॉल से मैच करता है। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा हम लोग ऐसा करते हैं, नाइट्रेशन पढ़ते, तो बोल तो अगर नाइट्रेशन कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन जेईई और नीट दोनों में आ गया, देखना इंटरेस्टिंग कहानी आने वाला कि अगर आप नाइट्रेशन करते हो नाइट्रिक एसिड दे करके इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, NO2 कहाँ जाना चाहिए बोल सर? एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे जाना चाहिए। एक ऑर्थो पे एक पैरा पे जाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट ये पाया गया बेटा मीटा पे। हाँ, अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, उस क्यों का जवाब समझ। दरअसल में अभी आपको एक बात बताए थे कि एनिलीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर। चूंकि आप रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं तो ये बेटा बन जाएगा पहले एनिलीनियम सॉल्ट है सर। और ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। मेटा डायरेक्टिंग। हाँ अच्छा, समझा बात? हाँ यस सर। तो यहाँ से एक सवाल खड़ा होगा, ओ तो क्या हम लोग ऑर्थो और पैरा पे NO2 को नहीं डाल सकते हैं? तो चलो उसका जवाब ढूंढते हैं अगले क्वेश्चन कि अगर ऑर्थो और पैरा पे NO2 को इंट्रोड्यूस करना है एनिलीन के प्रेजेंस में, तो कैसे कर सकते हैं, फॉलो करना है कि सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एनिलीन का जो दिक्कत है उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं और वो कर दिए उसको ब्लॉक, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कर दिए NH, ये बन गया बेटा NHCOCH3। अब इसके बाद आप इसका नाइट्रेशन कर दो, तो नाइट्रेशन करोगे तो इसके पास भी लोन पेयर है, मतलब ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा NHCOCH3 एक ऑर्थो पे चला जाएगा NO2 और सिमिलर एक पैरा पे आएगा। और अगर इसको हम हाइड्रोलाइज कर दे फिर से बेसिक हाइड्रोलाइसिस, तो वो निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, फॉलो करना। जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ये पार्ट जो यहाँ से है, यहाँ से HOK ये पार्ट निकल गया और आपका NH2 वापस से रीजेनरेट हो गया, NH2 आपको फिर से मिल गया और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 मिल गया और उसी तरीके से पैरा पे हो गया। ये जो थोड़ी देर पहले बोले थे कि इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप इन एसिडिक मीडियम, इसका रूल और यूज समझ में आया बेटा? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, यस सर। तो ये क्या हो गया बेटा बी, डी के बाद आज सी, सी में नाइट्रेशन के बाद क्या लेंगे बोल? नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन।
अब आप बोलेगा सर यहाँ पे भी तो वही प्रॉब्लम होने वाला है, नहीं ये भी तो वही है। यस सर। तो देख यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे पहले बनता है एनिलीनियम हाइड्रोजन बाइसल्फेट, फॉलो करेगा, ये बनता है HSO4। देख तो समझ में आ रहा है? हाँ 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 सर। बनेगा ये। उसके बाद देखा गया कि फर्दर जब इसको आप हीट करोगे बेटा, तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है और ये बना देता है ऐसा कुछ NH, SO3H। देख तो समझ में आया? कौन कहां से गया पकड़? हाँ सर, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन। हाँ सर। वो NH3+ से 2 हाइड्रोजन और HSO4 से 1 ऑक्सीजन। से 1 ऑक्सीजन। इसका नाम है बेटा, ध्यान से मेरा निकल, आप एक बार देख लेना बुक में, आइदर सल्फामिक एसिड या सल्फानिलिक एसिड। सल्फामिक एसिड, यस इट इज सल्फामिक एसिड। इसका नाम है बेंजीन सल्फामिक एसिड। और फिर से इसको हीट करने पर ये रीअरेंजमेंट में चला जाता है। और देखो इस बार रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देखो तो समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ यस सर। पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकल के ऊपर NH के पास चला गया, NH2 बना दिया, हाँ और पैरा पोजीशन में जाके SO3 अटैच हो गया। इसका नाम है Yes. सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक, NILIC, नीलिक एसिड। ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट। यानी इस केस में अगर आप बिना प्रोटेक्शन का भी काम करते हो तो भी आपको मेजर प्रोडक्ट विच इज पैरा वो मिल जाए। देखो तो समझ में आया? यस सर। अब आपको सल्फानिलिक एसिड के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगले पेज में दे, NB में सुनेगा, NB। सल्फानिलिक एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में आपको एसिड और बेस दोनों मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में चला जाएगा और कुछ ऐसा बना देगा। देखो कोई डाउट है तो बोलो। सर जब रीअरेंजमेंट हो रहा था तब पैरा पोजीशन पे क्यों किया, ऑर्थो पोजीशन पे भी तो जा सकता स्टेबल है बेटा, इस स्टेरिक इंडेक्स पे मिलेगा। अच्छा है ना? अच्छा अच्छा हाँ बोलो ये समझ में आया कि नहीं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाँ न्यूट्रलाइजेशन ये समझ में आया? यस सर ये समझ में आया। है ना? अब ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो ये जो बना, आप इसको डाइपोलर आयन के नाम से पुकार सकते हैं या इसका नाम ज्विटर आयन। क्या इससे पहले कभी आप लोग ये वर्ड सुने ज्विटर आयन? हाँ हाँ, सर वो 11 में बायोमोलिक्यूल में पढ़ने समय हाँ। अमीनो एसिड में ज्विटर आयन। तो बस वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करो। अब याद करो तो अमीनो एसिड में था क्या, तो याद दिला दे। देखो तो ग्लाइसिन ले लेते हैं, दिस इज ग्लाइसिन। हाँ सर, NH ग्रुप ছিল। तो देखो तो सेम टू सेम मैच नहीं कर रहा कि आपके पास Base एक और ही acid मॉलिक्यूल में action। बेस भी और एसिड भी है, और दोनों जब आपस में न्यूट्रलाइजेशन करेगा तो ऐसा कुछ बना देगा। हाँ तो ये आपको पढ़ाया गया था, ये ज्विटर आयन है, याद है ना? तो ये भी हाँ ज्विटर सर आयन है। आया समझ में ज्विटर आयन का कंसेप्ट? तो ऐसा याद हाँ। रखने की ज्विटर इज नॉट लिमिटेड टू ओनली अमीनो एसिड। ये हर उस जगह पे काम करेगा जहां पर एक ही मॉलिक्यूल में एसिड बेस होगा और इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस टेक पार्ट करेगा। पूजा की नहीं बोल, पूछा सर। बुझ गया? बहुत बढ़िया। कौन हुआ रे बुड़बक? बोलो कौ को हुआ? 3 गो हुआ ना, ABC। बोल क्या क्या बाकी रह गया बेटा? एल्काइलेशन एसाइलेशन। अल्काइलेशन एसाइलेशन तो करवा दिया आपको। देखो तो हाँ हाँ हो गया। देखो नंबर 2 रिएक्शन क्या था? नंबर 2 1 बेसिक एल्काइलेशन। नेचर, नंबर 2 एल्काइलेशन अल्काइलेशन, नंबर 3 एसाइलेशन।
तो बोलो हम लोग पढ़ क्या रहे, ESR ना, हाँ सर। ESR में टोटल कितना रिएक्शन, 5। 5 में से 3 हुआ, कौन सा 2 बाकी रह गया? नाइट्रोजन। फंस गया मेरा बच्चा लोग, फंस गया। अब एक गधा স্যার ढक्कन उल्लू के অ্যালকাইলেশন बोलेगा অ্যাসাইলেশন सर, কি আছে তো হ্যাঁ ওখানে তো অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনের সঙ্গে ইয়ে হচ্ছে, মানে সরি এখানে কি হবে বাবা সেটা তো বল। এখানে ওই যে প্যারা অর্থপে বসবে আমার তো এখানে একটা কান নিচে কান হারা ফ্রিডেল ক্রাফট হবে। হ্যাঁ এবার কথাটা হলো, যে ওয়ার্ডটা খুঁজছিলাম। ও अच्छा तुम है बोलेगा ना सर वो तो असाइलेशन अल्काइलेशन पढ़ा, लेकिन वो फिडेलक्राफ्ट वाला तो नहीं था। हम लोग जो ESR में पढ़ते हैं अल्काइलेशन असाइलेशन, वो तो फिडेलक्राफ्ट वाला है ना। हाँ सर। अरे बुढ़बा तुम लोग तो गाधा, बड़ो बड़ो गाधा। चल अब देख यहाँ पे नंबर डी पे आ जा बेटा। नंबर डी मान लेते हैं फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का एल्काइलेशन जो चलता है। तो यहाँ क्या होगा कि अगर आप एनिलीन लेते हो और एल्काइलेशन में लोग एल्काइल हैलाइड लेंगे और साथ में लीविस एसिड लेते हैं जैसे कि AlCl3, तो बोल एल्काइल ग्रुप किस किस पोजीशन पे जाएगा? ऑर्थो पैरा पे। हाँ ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे। तो देख बेटा यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, फॉलो करना, ध्यान से देखना। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, फॉलो करना। दिमाग लगा, दिमाग लगा, पढ़ाए अभी 2 मिनट पहले पढ़ाए, दिमाग लगा। सर यहाँ तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होगा ही नहीं। और तेरे स्कूल के एग्जाम में ये सवाल पूछेगा, एनिलीन डज नॉट शो FCR, व्हाई? बोलेगा एनिलीन लीविस बेस है और FCR लीविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो वहां तो लीविस अडैक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सेम फॉर असाइलेशन आल्सो। अगर आप फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन करोगे तो वो भी ये शो नहीं करता। तो याद रखना, alkylation and acylation, fidelcraft alkylation and fidelcraft acylation are not shown by aniline. Why? Because aniline is a Lewis base and this reaction Lewis acid is used, so both of these to react to form Lewis adapt. बोल करके रिएक्शन दिखा देगा। बोल बुझा कि नहीं? हाँ सर ठीक है बेटा, समझा? तो ये 5 में से याद रखना, सब में देखो, सब में अपने आप में देखो, ये पांचों रिएक्शन अपने आप में यूनिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे देखो तो, पहला वाला अगर हम बात करेंगे तो यूनिक क्यों हो गया? तो भाई यहाँ पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट के हिसाब से 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनने का प्रोबेबिलिटी दिखा। दूसरा यूनिक क्यों हो गया कि भाई यहाँ प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, देखो ये प्रोटेक्शन वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, है ना। तीसरा यूनिक क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हम लोग ज्यूटर आयन बनाया बेटा, एक नया चीज कुछ देखने को मिला। और बाकी 2 यूनिक क्यों हो जा रहा? क्योंकि वो तो शो ही नहीं कर रहा। पांचों का पांचों अपने आप में यूनिक है, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। हाँ सर यस सर। आगे बढ़े, बोल जल्दी बोल। हाँ सर। अब कितना नंबर चला था ये सर, कितना नंबर था? 5, 6 नंबर पे आ गया। क्या पढ़ा रहे बेटा आप? ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। हाँ ऑक्सीडेशन ऑफ। वैसे सुन लो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन के मामले में एनिलीन का जो मामला देखा गया बेटा, वो बड़ा ही यूनिक है अपने आप में। मतलब वो नॉर्मल तरीके से तो बेटा काम ही नहीं करता, बिल्कुल हट करके काम करता है। क्या करता है थोड़ा सा अलग से ध्यान से देखो, समझो, उसके बाद आगे बात करते हैं। याद है एनिलीन को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, कैसे कैसे? KMnO4 एसिडिक मीडियम में,
तो यहाँ जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम होता है एनिलीन ब्लैक। इसका फॉर्मूला आपको नहीं जानना है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, आपका नाम याद रखना। क्या नाम है बेटा? एनिलीन ब्लैक। और ये जो होता है ये डाई होता है। लेकिन अगर आप एल्कालाइन KMnO4 लेते हो एनिलीन के साथ, तब जो कंपाउंड मिलता है वो ये मिलता है C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5। नाम याद है इसका? एजोबेंजीन। क्या बोलते बेटा? एजोबेंजीन। ठीक है। और हाँ सर। अगर आप न्यूट्रल लेते हो KMnO4 तो 3 कंडीशन, एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4 और ओनली KMnO4, यानी यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन पे। ठीक है। तो न्यूट्रल कंडीशन पे देखा गया बेटा कंपाउंड जो पाया गया है वो दो पाया जाता है, एक एजोबेंजीन पाया जाता है, उसके साथ नाइट्रोबेंजीन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट होगा, एजोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। और अगर आप इसको K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में डालते हो, या क्रोमिक एसिड H2CrO4 कोई एक, तो याद करना ये फिनॉल में भी पढ़ाए थे, ये आपको देगा पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, पैराबेंजोक्विनोन। आप याद करो, आपको हम फिनॉल में पढ़ाते वक्त ये बताए थे कि अगर फिनॉल को K2Cr2O7 से ट्रीट करेंगे तो पैराबेंजोक्विनोन मिलेगा। फिनॉल को अगर एयर के साथ डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करेंगे तो भी पैराबेंजोक्विनोन मिलेगा। और वहां पर एक और बात बताई थी कि एयर के साथ कांटेक्ट में आने पर उसका कलर पिंक हो जाता है। देख लेना एक बार क्वेश्चन। हाँ सर, डाई। यस सर। अब अगले नेक्स्ट आ जाओ। अगर आप यहाँ पर कैरोज एसिड का इस्तेमाल करते हो H2SO5 कैरोज एसिड, तब जो कंपाउंड पाया गया बेटा, दो चीज पाया गया यहाँ पर, एक आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा प्लस नाइट्रोसोबेंजीन मिलेगा। नाइट्रोसो का फॉर्मूला NO। ठीक है। कंटिन्यू करते अगले पेज में, और भी है बेटा, कंटिन्यू करते, याद रखना कंटिन्यू। हाँ, ये तो कैरोज एसिड। अब अगर आप यहाँ पर लेते हो सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, ठीक है, या हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, इस मामले में जो कंपाउंड पाया गया बेटा उस कंपाउंड का नाम होगा पैरा अमीनोफेनोल। ये कुछ है जिसको आप डायरेक्ट याद कर दो। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन पे आपको याद रखना, डायरेक्ट ऐसा कोई ट्रिक या हम रूल नहीं दे पाएंगे आपको यहाँ पर। और साथ में ये याद रखना कि अगर इसको कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया है तो ये डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है ये। और इसको जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट किया गया है तो ये बेटा आपको डीप वायलेट कलर एक देता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे कंपाउंड का नाम नहीं दिया गया वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, इसलिए सिर्फ इंफॉर्मेशन देकर के छोड़ दिया गया, बाकी मामले में आपको बता दिया गया। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपके पास, देख लो ऑक्सीडेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 अलग अलग कंडीशन पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हो गया बेटा आपका। क्लियर है यहाँ तक का मैटर? देखो तो हाँ सर, डिकम्पोज करके क्या बनाता है? मतलब डिकम्पोज मतलब टूट जाता है एलिमेंटल फॉर्म में? नहीं नहीं, बहुत कुछ मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो बोल रहे बेटा, इसलिए अगर आप जा करके ना गूगल में सर्च करना ना ये एनिलीन ब्लैक, देखना क्या भयंकर, तुमको देख के भय खा जाएगा, बोलेगा ठाक बाबा एनिलीन ब्लैक भालो लगता है। हाँ यस सर, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग एनिलीन कंप्लीट कर लिए, यानी कि हमारा अमाइन पार्ट कंप्लीट हो गया। बट याद रखना नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब सुन ले अगले क्लास में क्या पढ़ने वाला है। अगले क्लास में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। 2 टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों छोटा छोटा है। एक पढ़ेंगे ये, बोल क्या आएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये एक पढ़ेंगे बेटा, और अगले क्लास में पढ़ेंगे ये क्या, ये नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये 2 कंप्लीट करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कंप्लीट हो गया तो क्या कंप्लीट हो गया बेटा हम लोगों का? ऑर्गेनिक तो हो गया पूरा, पर ऑर्गेनिक में अभी भी पेंडिंग है। आप लोगों को हम कुछ वीडियोस भेजे तो बोले थे देख करके रखना, एसिड का डेरिवेटिव का बना करके रखना। वो पढ़ाई नहीं बोले थे, आप लोग अपने एंड से क्वेश्चन रखना। ठीक है, तो वो सबसे आखिरी में जब ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे बेटा तो फिर एक क्लास हम लोग सिर्फ जो वीडियो आपको हम भेजें उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे ऑर्गेनिक कंप्लीट।
समझ में आया? सर हम जब आप ऑर्गेनिक असाइनमेंट देंगे तब वो अनआइस्टेड रिएक्शन में आप बोले थे बहुत कन्वर्शन होता है वीडियो में, तो वो क्वेश्चंस आप दे देंगे या फिर हम अपने आप से प्रैक्टिस करें? करो ना बेटा, क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे तो जरूर देंगे आपका असाइनमेंट में, तुम देखा गादा गादा क्वेश्चन देता है। हाँ ये सर, वो आया नहीं। ठीक है सर। असाइनमेंट तो देंगे चैप्टर को ना तो आगे तुमरा देख बेटा, क्लास में खाली 2 एक जो क्वेश्चन ही तुम ही लोग 2 बोलते, बाकी से पूछता असाइनमेंट कंप्लीट किया नहीं किया, अभी तक नहीं हुआ, बोल कर थक गए। सर कर चुके हैं पेनल्टी। एक और बेटी मेरी कंप्लीट की, बाकी और बेटा बेटी इतने सब हम भी हाँ सर हो गया है। तो सर बहुत दिन गया है। तो बहुत बढ़िया बेटा, अगर हो गया तो आपको हम अगला असाइनमेंट भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो अगला असाइनमेंट किसका भेजेंगे अब? अल्डिहाइड कीटोन का ना? हाँ जी सर, अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन का भेजते हैं, फिर उस पे लग जाओ तो अच्छा भी रहेगा ना, एक तरफ से देखो पढ़ाई होगी, आप असाइनमेंट बनाते रहोगे तो रिवीजन भी चलता रहेगा आपका पैरेलल। ठीक है, यस सर। तो आज का क्लास बेटा यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कंप्लीट करेंगे।